हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं रुखसाना, जिन्होंने अपने सपनों के बीच और हालातों से समझौता करने के बीच चुना अपने सपनों को। और आज वो एक जुडिशियल ऑफिसर हैं और इन्होंने क्वालिफाई किया है हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 एज वेल एज वेस्ट बंगाल एग्जामिनेशन। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तो वेलकम रुखसाना। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो रुखसाना, सबसे पहले तो ये बताइए, जब ये न्यूज़ पता चली कि अब आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन चुकी हैं, तो वो फीलिंग कैसी थी? कहाँ से पता चली? पेरेंट्स को कैसा लगा? ये बताइए। ओके, सो हरियाणा से पहले क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट आया था इन द मंथ ऑफ मई। तो क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर मैं इन द मंथ ऑफ मई ही बन चुकी थी, बट होम स्टेट की खुशी एक अलग ही खुशी होती है। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और मुझे पता कैसे चला, क्योंकि जब भी मेरा कोई एग्जामिनेशन होता है, इससे पहले मैं और भी अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ और इंटरव्यू हो चुका होता है, तो आई एम वेरी एक्टिव ऑन हाई कोर्ट की साइड या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड पे। तो मैं उस टाइम पे काफी एक्टिव थी। एंड देन सडनली अराउंड 6:30 और 6 मैंने एक नोटिफिकेशन देखा कि हरियाणा का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो मैंने पीडीएफ खुद से ही खोला, खुद से ही अपना रिजल्ट देखा एंड सबको फिर खुद ही बताया कि मेरा फाइनली हरियाणा में भी सिलेक्शन हो चुका है। और उस टाइम पे घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि होम स्टेट में सिलेक्शन ले लिया था। मतलब यही जो पार्ट होता है जब हमारा रिजल्ट आता है, तो जो वो जी सुकून होता है पेरेंट्स के चेहरे पे, उसकी बात ही अलग होती है। राइट। जी जी जी। तो रुखसाना, कब ये सोचा था कि अब एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, एक ऑफिसर बनना जी है? सो मैंने लॉ करने के लिए तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, बट लॉ के बाद क्या करना है वो एज सच स्पेसिफिकली अभी डिसाइडेड नहीं था। बट ड्यूरिंग माई बीएलएलबी आई डिसाइडेड कि ओके, मैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर थी तो लिटिगेशन मेरे लिए एक टफ टास्क था। तो मैंने अपनी बीएलएलबी के ड्यूरिंग ही डिसाइड किया कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर बनूंगी। तो उसी टाइम से मेरा एक फर्म था डिसीजन। ओके। तो कोई टाइम जी टेबल फॉलो करते थे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी है, एलएलएम की करनी है, और फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे को एग्जाम के लिए डिवोट करना है? नहीं, मैंने अपने बीएलएलबी के ड्यूरिंग स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर नहीं किया। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये है कि मैं बहुत बहुत सीरियस थी अपनी बीएलएलबी के ड्यूरिंग भी। मैंने मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत उसको फ्री हैंड लिया है कि नहीं कोई नहीं हो जाएगा बीएलएलबी, इस तरीके का नहीं है। मैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ अपने सारे सेमेस्टर्स में पढ़ाई करके एग्जाम्स वगैरह भी देती थी और सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करती थी और क्लासेस भी मैं प्रॉपरली जाती थी। तो ये मेरा एक था कि एक सेंस ऑफ सीरियसनेस मैंने डेवलप की हुई थी अपने बीएलएलबी कोर्स के लिए। बाकी स्पेसिफिकली फॉर जुडिशियल सर्विसेज ड्यूरिंग बीएलएलबी नहीं किया था। ओके। तो जैसा कि आप जी लंबे समय से कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं, राइट? जी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम ये एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जी जी वो जी जी। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि एक तो अगर आपका डिसीजन बहुत फर्म है और मोटिवेशन की कमी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी आई थिंक अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी विद इन होती है, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता है इसके रिगार्डिंग में। तो कंसिस्टेंसी मैं ऐसे भी फॉलो करती थी कि मैं अपने हर अटेम्प्ट से पहले, अगर वो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो मैं एक टाइम टेबल बनाती थी हम्म। जिसमें प्रॉपर सिलेबस कैसे डिवाइड करना है, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और कब मुझे क्या पढ़ना है। तो और मेरे सारे दिन भी प्लान होते थे, लाइक मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक या फिर सोने तक मेरा क्या रूटीन रहेगा, वो सब प्लान होता था। और मैं उसको जितना हो सकता था उतना फॉलो करने की कोशिश करती थी। तो इस वजह से वो कंसिस्टेंसी जो है एंड तक बरकरार रही। जब हम एक ही रूटीन बार बार फॉलो करते हैं, तो हमें जी बहुत कभी कभी डीमोटिवेटेड लगने लगता है, राइट? जी जी हम बिल्कुल जी। फील करते हैं कि होगा, नहीं होगा, सेल्फ डाउट होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उससे कैसे जी डील करा? स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहती हैं कि उस फेज में कैसे उभर के आना चाहिए? ये हर एस्पायरेंट के साथ होता है कि डिमोटिवेटिंग फेज आता है, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट हरियाणा का 2021 में था और 22 में रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ था। एंड देन मैंने यूपी दिया था और वो भी मेरा नहीं क्लियर हुआ था। तो इन दो अटेम्प्ट से पहले आई वाज फाइन, क्योंकि वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी कि यस आई विल डू और ये।
बट जो दो अटेम्प्ट ऐसे अनसक्सेसफुल हो गए, तो उसके बाद थोड़ी सी डिमोटिवेशन आना शुरू हो चुकी थी, और क्राइम सेशंस भी होते थे बीच बीच में, क्योंकि सेम रूटीन, सेम सिलेबस, अगेन एंड अगेन। बट एक चीज थी जो कि इंसान खुद को समझा सकता है, वो आपका माइंड एंड आपका हार्ट साथ में वर्क करते हैं। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, और आपका रीजन कि आपको करना क्यों है। तो ये दोनों अगर आपका साथ में मिल जाएंगे, तो आपका जो माइंड एंड हार्ट है वो कन्विंस हो जाते हैं, एंड आप वो सेम रूटीन वापस वापस फॉलो कर पाते हैं। तो आई थिंक डिसीजन बहुत फर्म होना चाहिए, गोल्स बहुत फर्म होने चाहिए इंसान के। बिल्कुल, गोल्स और जी। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जी। आपने बात करी कि मतलब एक गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो जी। आपका क्या था कि मतलब आप क्या सोच के ऐसे मोटिवेट हो जाते थे कि मुझे करना है? मैं हरियाणा के एक बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, मेवात से। तो यहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। तो ऐसे में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, और फिर मैंने मास्टर्स अपना जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी मोटिवेशन थी, वो ये थी कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड मुझे खुद को प्रूव करना था, मुझे अपने लिए और बाकी लोगों के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करना था, और खुद के लिए भी कुछ करना था कि आई हैव टू चेंज माई लाइफ कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए मेरा डिसीजन भी बहुत फर्म था। तो बस आपने ठान ली थी और सक्सेस जी। पा ही ली। बहुत बढ़िया। जी। जी, थैंक चलिए यू। अब बात करते हैं रुखसाना स्ट्रैटेजी के बारे में। प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीन स्टेज जी। होती हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन, राइट? जी। तो जब आपने तैयारी करनी शुरू करी तो एक होलिस्टिक अप्रोच थी, या फिर ये था कि प्रिलिम्स की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं उसकी तैयारी करूंगी, फिर मेंस की, एंड देन आई विल सी जब इंटरव्यू की कॉल आती है तब? ओके। सो मैंने स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे नहीं किया था कि पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, एंड देन मेंस कर लेंगे, एंड देन इंटरव्यू कर लेंगे। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था हरियाणा का, उससे पहले मैं अपने एलएलएम एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। और क्योंकि मैं हमेशा बहुत सीरियस होती हूँ अपने गोल्स के लिए, और एलएलएम के लिए भी मैं काफी सीरियस थी, तो मैंने 2021 में अराउंड मार्च अप्रैल अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और एग्जाम्स आई थिंक जुलाई अगस्त में होना था। तो जो प्रिपरेशन मैंने एलएलएम के लिए की थी, वो मैंने काफी हॉलिस्टिकली की थी, लाइक टेक्स्ट बुक्स को रीड करना, एंड देन बैरेक्स को बहुत अच्छे से रीड करना, एमसीक्यू सॉल्व करना। यही प्रिपरेशन, जो वो हॉलिस्टिक प्रिपरेशन थी, इसने मुझे हेल्प किया अपने पहले अटेम्प्ट में हरियाणा में, कि मैंने इंटरव्यू भी फेस किया हरियाणा में। तो मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि पहले आप एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करें अपने अटेम्प्ट से पहले, अराउंड 3-4 मंथ्स, जिसमें आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स या फिर आप गाइड बुक से प्रिपरेशन, जैसे भी आपको फिजिबल लगता है आप करें। तो ऐसे नहीं है कि आप पहले प्रीलिम्स की कर ले, एंड देन अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस की, एंड देन मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू की। आपको हॉलिस्टिक प्रिपरेशन किसी भी वैकेंसी के आउट होने से पहले करनी है, और वही मैंने भी फॉलो किया था। राइट, हॉलिस्टिक जी। तैयारी तो बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे जी। स्टेज क्लियर हो जाए स्पेसिफिकली उसकी तरफ बिल्कुल। बढ़ते हैं। जी। राइट। तो रुखसाना, हमने जब प्रिलिम्स की बात करी तो एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जी। आइडियली स्टूडेंट्स को कितने एमसीक्यू एक दिन में टारगेट करने चाहिए? ये जी। बाइफरकेट हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद, और उससे जी। पहले कितने एमसीक्यू करने चाहिए स्टूडेंट्स को? ओके। सो ऐसे जनरल अगर मैं टोटल अमाउंट बताऊं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, और मैं फॉलो भी करती थी इसको खुद से, अराउंड 10 to 15,000 एमसीक्यूज आप किसी भी अटेम्प्ट से पहले सॉल्व कीजिए। हम्म। और ये बहुत ज्यादा अमाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 15 to 20 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप उनके 1000 एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे तो वो क्यूमुलेटिवली इतना ही होगा। तो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट से ही एक बुक्स काफी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक परचेज कर लीजिए जिसमें काफी सारे एमसीक्यू हैं। एंड देन अगर आपको नहीं भी मिलता है, तो टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे एमसीक्यू के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर नोटिफिकेशन आ चुकी है, यू आर नाउ स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो डेली टास्क आप 500 का डेली टास्क रख सकते हैं, 5 to 600 का डेली टास्क। या फिर अगर अभी ज्यादा टाइम है प्रीलिम्स में, तो आप 300 या 200 भी रख सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो 500-600 तो आई वुड सजेस्ट। जैसे ही प्रीलिम्स की डेट आ जाए, जैसी नोटिफिकेशन आ जाए, तो हमें 500 to 600 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने पहले से जी। प्रिपरेशन की हुई है जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। जी।
तो अब प्रीलिम्स में बैरेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जी। आपने जो बैरेक्ट पढ़ी थी वो सेक्शन टू सेक्शन पढ़ी थी या फिर सेलेक्टिव स्टडी थी? ओके सो क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज होता जा रहा है और अनकन्वेंशनल एरिया से काफी क्वेश्चंस होते हैं और वही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही अपनी एक अप्रोच रखी थी कि मुझे सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। मैं कोशिश करती थी ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस पढ़ने की, और मोस्टली मेरी अप्रोच रहती थी कि मैं कवर टू कवर बैरेट को कवर करूंगी। तो मैंने कभी भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करी और कन्वेंशनल एरियाज पे सिर्फ फोकस नहीं किया, मैंने सारे सेक्शंस को कवर किया है। तो यही मैं सजेस्ट भी करूंगी सबको कि अगर आपको प्रीलिम्स अपना क्वालिफाई कराना है तो आपको ये करना पड़ेगा। समय टाइम, अगर सही समय पे तैयारी शुरू कर दी जाए तो आप अच्छे से कवर टू कवर सेक्शन टू सेक्शन पढ़ सकते हैं, जी। राइट? जी। तो हमने बात करी एमसीक्यू की, बैरेक्ट्स की। अब इसके बाद एक और सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो जी। एग्जामिनेशन हॉल का डर होता है। आप हो सकता है कि पहले बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज जो आपने लिया जी। उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एग्जाम हॉल में जी। एक डर होता है स्टूडेंट्स को, गलत हो गया तो। जी। इससे जी। कैसे डील किया आपने? एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को कैसे डील करना चाहिए? आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मुझे एग्जामिनेशन प्रेशर जैसा चीज फील करने को नहीं मिली, बट देर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके साथ ये होता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से बहुत बार वो गलत ऑप्शंस, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस में भी गलत ऑप्शंस टिक कर देते हैं। तो इसके लिए आई थिंक एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप, OMR शीट्स अवेलेबल होती है मार्केट में, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। टाइम बेस्ड 2 आवर्स का एग्जाम होता है प्रीलिम्स जनरली। आप टाइम बेस्ड सॉल्यूशंस करना शुरू करें या फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह किसी भी कोचिंग से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टाइम बेस्ड प्रिपरेशन, वो प्रेशर फील होना चाहिए आपको कि 2 आवर्स में आपको वो 100 या 150 क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक वो आपके वो एग्जाम प्रेशर को थोड़ा सा कम कर सकता है। और इसके अलावा आई थिंक दिस इज अ माइंड गेम। जितना प्रिपेयर कर लिया है, पहले से प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, अपने 1 या 2 महीने प्रीलिम से पहले जो भी होते हैं उनमें अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो ऑब्वियसली वो फियर आपके दिमाग से निकल जाएगा और बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाइए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो एकदम लास्ट मोमेंट, लाइक गेट पे एंट्री शुरू हो चुकी है एंड देन दे आर रिवाइजिंग। आई थिंक वो हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले बहुत अच्छा टाइम अपना स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, जिसके भी साथ आप गए हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स रहिए, तो आई थिंक वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा फिर आपको। मतलब रिलैक्स रह के एग्जाम देना चाहिए और तैयारी टाइमली जी शुरू बिल्कुल। कर देनी चाहिए। तो जी वो जो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम होती है वो नहीं। राइट, जी। बिल्कुल सही बात है। अब प्रीलिम्स के बाद मेंस की स्टेज आती है। तो मेंस जी। में सबसे इम्पोर्टेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है जिस पर फोकस करना चाहिए? ओके सो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत सेलेक्टिव नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। हर किसी की अपनी एक अप्रोच हो सकती है, बट फॉर मी मैंने कभी भी सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफरेंस नहीं दी। तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी बहुत सरप्राइजेस भी होते हैं। देर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन जो कि ऐसे एरिया से होते हैं जो शायद आप जनरली रीड नहीं करते हैं। तो अपनी स्टडी को काफी होलिस्टिक रखना है। एंड देन जब आप 1 या 2 रीडिंग्स अपने नोट्स की या फिर गाइड बुक्स या बैरक्स की बना लेंगे तो बहुत प्रिसाइज नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है कैंडिडेट्स के पास, बट टाइम लिमिट्स बहुत ज्यादा होती हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है एग्जामिनेशन में। तो एक प्रिसाइज नोट्स आपको बनाने हैं, वो आप चाहे स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना सकते हैं, कुछ पॉइंटर नोट्स बना सकते हैं, इस तरीके की चीज आप फॉलो अप कर सकते हैं। एंड देन जितना ज्यादा हो सके आपको आंसर राइटिंग करनी है। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग होगी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी एंड देन एग्जामिनेशन में पेपर रह जाने का, कंप्लीट इनकम्प्लीट रह जाने का जो प्रॉब्लम होता है वो आप फेस नहीं करेंगे। राइट, राइट। आपने बात जी। करी कुछ क्वेश्चंस की जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होते हैं जी। कि इसका क्या आंसर होगा। तो हरियाणा जी। जैसे स्टेट में बैरेक्स प्रोवाइड होती जी। है, तो उनका जी। क्या रोल रहता है बैरेक्स का इस टाइम पे? ओके सो मेरी एक जो अप्रोच रही है हरियाणा के बैरक्स के लिए, क्योंकि बैरक्स एक साथ कंपाइल्ड होते हैं, लाइक एक बुकलेट पूरी मिलती है आपको ऑलमोस्ट 5-6 बैरक्स की। तो वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, तब आप उसको ओपन करके आप वो एग्जैक्ट सेक्शंस तक पहुंचना।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे दिमाग में सिर्फ ये चीज रिलाय ना करें कि बैरेट हमें प्रोवाइडेड होगा एग्जामिनेशन हॉल में और हम उससे देख के कर लेंगे। आपको अपनी अप्रोच ये रखनी है कि आप बैरेट्स को पहले से भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप उसको इमरजेंसी यूज के लिए बैरेट्स को यूज करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस मेरे साथ हरियाणा में दोनों अटेम्प्ट्स में हुई है, लाइक माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन दिस वाज दिस अटेम्प्ट। तो मैंने उसको एक इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा हुआ था। एंड तो आई थिंक वो एक हेल्प हो जाती है कि अगर आपका अनकन्वेंशनल एरिया से क्वेश्चन आया है तो आप वो ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए और बिल्कुल ऐसे रिलाय नहीं करना है कि हाँ डायरेक्ट मिलेंगे तो आई विल सी फ्रॉम देम। डायरेक्ट पर रिलाय नहीं करना, लेकिन अगर हमने बहुत जी अच्छे से पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो जी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक मदद जरूर मिल सकती है। जी राइट। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं रुखसाना स्ट्रक्चर की। ओके। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो एग्जाम्स जी में पूछे जाते हैं। तो आपने जी क्या जी। स्ट्रक्चर फॉलो किया इन दोनों ही मतलब क्वेश्चंस के लिए? ओके सो वैसे तो इंडिविजुअली क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है, कभी कभी स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाता है, बट जो एक जनरल स्ट्रक्चर है फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वो ये है। फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम दी गई है आप उसके ब्रीफ फैक्ट्स प्रिपेयर करेंगे इन 2-3 लाइंस, जितना भी ब्रीफ आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीफिंग का भी टीचर आपको मार्क्स जो है वहां पे अलॉट करते हैं। देन हम इशू रेज करते हैं एंड देन लॉ इन्वॉल्व क्या है सेक्शन पर्टिकुलरली, और आप उसमें मल्टीपल वेरेक्ट्स को भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शंस भी लगाएंगे एंड देन आप सीपीसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सेक्शंस को भी लिखेंगे। एंड देन हम रीजनिंग करते हैं और रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट 7 to जो है 10 पॉइंटर्स की हो सकती है, देन केसेस एंड देन डिसीजन फाइनली। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है। एंड देन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जो स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन में आप एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई कोट ऐड कर सकते हैं, कुछ मैगजीन समथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रिंसिपल है वो। देन आप प्रोविजन लिखते हैं, देन आप उसके एसेंशियल्स लिखते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, केसेस लिखते हैं जिसमें आप लीडिंग केसेस और रीसेंट केसेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 में अपना हरियाणा अटेम्प्ट दे रही थी तो जुलाई में एग्जाम था एंड मैंने मई तक के जो रीसेंट केसेस हैं वो अपने जो पॉइंटर नोट्स हैं उनमें ऐड कर लिए थे। तो आप इतने रीसेंट केसेस भी ऐड कर सकते हैं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। एंड देन आप कंक्लूजन देते हैं आंसर का। तो ये एक जनरल पैटर्न है। जनरल ये वाला जो पैटर्न है वो जो जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं मोस्टली सबने जी यही फॉलो करा है और दे जी हैव मेड इट। जी। आई थिंक यही मंत्र है। जी 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 बिल्कुल। जी तो हमने बात करी स्ट्रक्चर की, बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जी टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम मीन्स की बात करें या फॉर दैट मैटर प्री की। बट जी मीन्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब जी रुखसाना पहला आंसर लिखना शुरू करा तो क्या टाइमली कंप्लीट होते जी। थे क्वेश्चंस? आई थिंक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे हरियाणा के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली थी मेंस की, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी ड्यू टू कोविड। जब मैंने अपना पहला या दूसरा पेपर दिया था तो आई थिंक मैं वो 3 आवर्स में बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर पाई थी। आई थिंक 4 या 4.5 आवर्स में कंप्लीट हुआ था मेरा फर्स्ट एग्जाम। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चेंज हो गया और हरियाणा के अटेम्प्ट तो में तो आई वाज लाइक इन टाइम। हमेशा 5 या 10 मिनट्स पहले ही मैं कोशिश करती थी अपना पेपर पूरा करने के लिए, ताकि एक रिवीजन भी हो सके। तो ये मैंने हमेशा किया है और मैं मेन एग्जाम में भी यही ट्रेंड फॉलो करती हूँ। इन यूपी या बंगाल या हरियाणा सब में मैंने अपना एग्जाम अराउंड 5 मिनट्स पहले कंप्लीट किया है। तो ये वो जो प्रैक्टिस का ही एक रिजल्ट है। कमेंडेबल। प्रैक्टिस जी मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आप जितनी जी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टाइमली और चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि एक होता है कि जी आपने कंटेंट कंटेंट के साथ उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी मैटर करता है, और टाइमली जी कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी मैटर करता है। राइट। तो जी प्रैक्टिस के साथ ये पॉसिबल है। तो जी रुखसाना, हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर आपने बताया वो अमूमन सब फॉलो कर रहे हैं। जी। अब बात करते हैं इंटरव्यूज। एक मिनट, ओके। इंटरव्यू से पहले नोट्स की बात कर लेते हैं। जी नोट, जी। तो नोट मेकिंग में आपको क्या लगता है कि आपने नोट्स प्रिपेयर करे या फिर बुक्स को ही बार बार रिवाइज करा?
सो ओके फॉर मी, नोट मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि मुझे नोट मेकिंग मुझसे नहीं हो पाती है। मुझे नोट्स मेकिंग करने के बाद बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सा फील होता है। तो मैंने अपने पहले जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो बिना नोट मेकिंग के दिए हैं, बट फॉर हरियाणा 2024 मैंने कुछ छोटे प्रिसाइज नोट्स टाइप प्रिपेयर किए थे, एंड साथ में मैंने अपनी बुक्स की हेल्प ली थी। तो वो काफी हेल्प किया, बट ऐसा नहीं है कि नोट मेकिंग नहीं की थी तो मेरा अटेम्प्ट नहीं निकल रहे थे। मैंने इंटरव्यू अपने हर मेंस के बाद जो है फेस किया है। तो बाकी मैं ये कहना चाहूंगी सबको कि नोट्स अगर आप बना सकते हैं और अगर आपकी हैबिट है नोट मेकिंग करके पढ़ाई करने की, तो यू शुड मेक नोट्स, क्योंकि बुक्स में ये प्रॉब्लम होती है कि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और वो याद रख पाना काफी मुश्किल है। अगर आपके पास वही कंटेंट जो कि बुक के 10 पेजेस में लिखा हुआ है वो 2 पेजेस में लिखा होगा तो आप ज्यादा याद रख पाएंगे। मैंने टेक्स्ट बुक से कैसे पढ़ाई की थी, वो ये था कि मैंने एरियाज को हाईलाइट कर लिया था कि ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, और मैं जब भी रिवीजन करती थी वही हाईलाइटेड एरियाज को ज्यादा रिवाइज करती थी और बाकी को बस हल्का सा रीड करती थी। तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। बाकी अगर आपको नोट बनाना अच्छा लगता है तो यू शुड मेक नोट्स। राइट, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड जी। करता है कि आप नोट मेकिंग जी करना चाहते बिल्कुल। हैं या नहीं। किसी के लिए कुछ सूट करता है, किसी के लिए कुछ। जी। सारा मेंस में लॉ तो अमूमन हर कोई एक जैसा पढ़ रहा है, लेकिन जी। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी रैंक भी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है लैंग्वेज से, राइट। तो हाँ। जैसा कि जी। आपने बोला कि आपने वेस्ट बंगाल का भी एग्जाम दिया, फिर हरियाणा, जी। यूपी। हरियाणा यूपी में जी। हिंदी इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल जी। प्ले करते हैं, और वेस्ट बंगाल में जो बंगाली लैंग्वेज है वो। तो जी। लैंग्वेज की प्रिपरेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कैसे किया और स्टूडेंट्स को कैसे करनी चाहिए? जी। तो हरियाणा के लिए एक मेरी अप्रोच हमेशा, मतलब जनरली लैंग्वेज एग्जाम के लिए मेरी जो अप्रोच रहती है वो ये है कि फॉर ट्रांसलेशन कोई भी एक पैराग्राफ हिंदी से आप उठा सकते हैं, वो आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं या फिर आप कोई हिंदी बुक से ले सकते हैं, तो उनको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर लेना। सेम विद इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। फॉर एसेज मैंने हमेशा 15 to 20 ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो कि ट्रेडिशनल, प्लस उसमें रीसेंट टॉपिक्स भी मैंने ऐड किए हैं। एंड देन मैंने कोशिश की है कि मैं एक ऐसे का स्ट्रक्चर इस पे प्रिपेयर कर लूं। तो मैं डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के, जो कि मैं लाइव लॉ से या फिर इंटरनेट से कहीं से भी देख के निकालती थी, एंड देन मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेती थी कि ओके, अगर ऐसे का टॉपिक ये होगा तो ये पॉइंट्स में ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने पीडीएफ्स, प्रॉपर पीडीएफ्स लैपटॉप में अपने फ्रेम की थी फॉर माय दीज टॉपिक्स, जो भी मैं 15 to 20 टॉपिक्स अपने फ्रेम करती थी। फॉर हिंदी मैंने, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हिंदी से बिल्कुल टच हमारा खत्म हो चुका होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमें हिंदी वोकेबलरी भी उस टाइम पे नहीं याद आती है। वर्ड्स बहुत से नहीं याद आते हैं जब हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ऐसे को ही मैंने हिंदी ऐसे में ट्रांसलेट किया, तो इस तरीके से मेरे हिंदी ऐसेज हमेशा प्रिपेयर हो गए। एंड देन फॉर ये वोकेबलरी या फिर और सारे एस्पेक्ट्स के लिए मैं हिंदी की बुक्स को रीड करती थी, जिससे कि वोकेबलरी और मेरी इनहेंस हो जाए। तो ये मैंने किया है। और हिंदी के जो हरियाणा के पद्यांश गद्यांश और इस तरीके के पार्ट्स थे, उनके लिए मैंने जो गाइड बुक्स होती हैं हरियाणा बोर्ड की, उनको रेफर किया था। और क्योंकि वहां पे वो जो सेम पैटर्न पे ही आता है, तो वो मैंने रेफर किया है। इसके अलावा अगर पर्यायवाची या फिर अगर मुहावरे इस तरीके की चीजें आ रही है तो वो इंटरनेट से काफी पीडीएफ मिल जाती हैं। फॉर बंगाली, क्योंकि बंगाली मेंस में मैंने अपने ऑप्शनल में नहीं ली थी, मैंने मेंस में तो हिंदी को ही चूज किया था। बट अगर आप बंगाल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि आपको बंगाली रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग से स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी। एक फ्रेंड ने बंगाल से हम लोगों की हेल्प की। और उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग थ्रू आउट माई, जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस डिक्टेशन के थ्रू राइटिंग भी की है। तो ये बंगाली का तो एक खैर एक ऑल टुगेदर अलग ही उसका प्रिपरेशन जो है था। तो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, यहाँ पे कवर नहीं हो सकता है, बट हाँ एक जनरल एस्पेक्ट यही था कि मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग एंड राइटिंग की है। तो लैंग्वेज को हम नहीं छोड़ सकते, लैंग्वेज को तो साथ में नहीं करना बिल्कुल भी। ही करना है। बाकी जी जैसे आपने बिल्कुल। यूपी की भी प्रिपरेशन करी, तो जीएस जीके को जी। कैसे कवर किया और साथ में सब कुछ कैसे मैनेज किया? वेस्ट बंगाल, बंगाली लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, जीएस जीके, लॉ, लॉ भी जी। अपने आप में काफी वास्ट है। इन सबको जी। साथ में लेके कैसे चले?
ओके, सो लॉ क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफी अच्छे से प्रिपेयर था, तो लॉ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट यस, जीके जीएस मेरे लिए एक बहुत चैलेंज होता है हमेशा ही, क्योंकि वो एक मेरा वीक एरिया है। तो मैंने जीके जीएस को ल्यूसेंट और घटना चक्र जैसी जो गाइड बुक्स हैं इनसे प्रिपेयर किया। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने प्रतियोगिता दर्पण की जो मंथली मैगजीन होती है उसको फॉलो अप करके प्रिपेयर किया है। बट मैं कहूंगी कि जो मेरी यूपी की जीके जीएस की प्रिपरेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि आई थिंक जितने सोर्सेज मैंने रेफर किए थे वो कम ही हो गए थे। यूपी में मुझे लगता है आप जितना भी जीके जीएस प्रिपेयर करो वो हमेशा एग्जाम के लेवल पे नहीं आ पाती है। तो आपको आई थिंक यूपीएससी लेवल की जीके जीएस प्रिपेयर करनी चाहिए, तो आप यूपी पीसीएसजे को क्वालिफाई कर पाएंगे। बट या जितना भी मैंने किया था वो काफी अच्छा था। और यस, एक कोचिंग है वो काफी अफोर्डेबल नोट्स प्रोवाइड करा देती हैं फॉर जीके जीएस, तो मैंने उनसे कुछ नोट्स ले लिए थे फॉर मेंस। ओके, तो मतलब छोड़ा जी। किसी को नहीं, कोशिश अपनी साइड से पूरी करी है। जी। बाकी जो होगा सो जी देखा बिल्कुल। जाएगा। तो यही जी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। राइट। जी बिल्कुल। रुखसाना, आपने अपनी जो बात थी उसमें बात करी, आपने पीडीएफ्स बनाई, ठीक है, उनको सेव किया, जी। टेक्नोलॉजी का भी जी। इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स जी। टेक्नोलॉजी को कैसे अपना एक गुड फ्रेंड बना के चल सकते हैं? सो ऑब्वियसली हमारे पास फोन्स और लैपटॉप्स सबके पास होते हैं आज के टाइम में। फोन्स कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, बट अगर आप उसका अच्छा यूज करेंगे तो यूजफुल भी होते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में फोन को कैसे यूज किया है, सबसे पहले तो टेलीग्राम। टेलीग्राम को बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसपे आपको फ्री मटेरियल बहुत सारा प्रोवाइडेड होता है, और हर एग्जाम के अपडेट्स आपको वहां पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैं तो एक चीज कहती हूँ अपने फ्रेंड्स को भी, आई थिंक नोटिफिकेशन साइट पे आने से पहले टेलीग्राम पे आ जाती है, इतना फास्ट होता है टेलीग्राम। तो आई थिंक वो एक यूज मैंने किया। साथ में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको फ्री लेक्चर्स या फिर फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस, फ्री नोट, मेंस गाइडेंस, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस का भी काफी बेनिफिट उठाया मैंने उनका, और बहुत अच्छे से यूज किया। तो इस तरीके से मुझे हेल्प हुआ। और साथ में जो एसेस थे मैं वो हमेशा लाइव लो के प्लेटफॉर्म से कुछ आर्टिकल्स निकाल के, या फिर गूगल पे जो भी मुझे अच्छे आर्टिकल्स मिलते थे वहां से मैं अपने एसेस प्रिपेयर करती थी लैपटॉप पे, और फिर उनके प्रिंट्स निकलवा लेती थी। तो मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया है, बट यार डिस्ट्रैक्शंस भी काफी रहती थी, तो उसके लिए एक अपना अलग अप्रोच अपनाई मैंने। तो बट यस, तो इस तरीके से यूज किया। तो ये डिस्ट्रैक्शन सब स्टूडेंट्स की लाइफ में होते हैं, बट आपने उससे जी। बचा। तो ये भी बताइए जी। स्टूडेंट्स को कि उससे बचना कैसे है। ओके, सो फोन क्योंकि आज के टाइम्स में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब सबको बहुत पसंद है। तो मैं जनरली होता था कि अगर मुझे लगता था कि ये मुझे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, या फिर मैं ज्यादा ड्राइव हो जा रही हूँ और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने किसी भी अटेम्प्ट से पहले इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देती थी फोन से। एंड देन व्हाट्सएप और बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशंस को म्यूट कर देती थी। बट अगर उससे भी मुझे हेल्प नहीं मिलती है, तो मैं जिस रूम में स्टडी कर रही हूँ उससे दूसरे रूम में अपना फोन छोड़ के आऊंगी, या फिर फोन को स्विच ऑफ करके रखूंगी। तो ये मेरा उस टाइम के लिए, मतलब अगर मैं 3 आवर्स का एक प्रॉपर पढ़ रही हूँ, तो उस स्ट्रेच के लिए मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखूंगी या फिर दूसरे रूम में रखूंगी। तो जनरली मैं दूसरे रूम में रखने वाली अप्रोच को फॉलो करती थी, क्योंकि बार बार स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यस, मैं अपने फोन को दूसरे रूम में छोड़ देती थी। बहुत ही उम्दा, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, डिस्ट्रैक्शंस को अपने से जी। दूर ही कर दो। कि वो जो जी 3 घंटे बिल्कुल। का टाइम हमने अपने लिए डिवोट किया है, हम कंप्लीट जी। पढ़ सके। तो वो तीन जी घंटे भी बिल्कुल। काफी हो जाते हैं फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल रुखसाना। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू कैसा ओके। गया? कितने पैनलिस्ट थे? और क्या क्वेश्चंस पूछे गए? सब्जेक्ट जी। कौन सा था जिस पर फोकस किया गया? इसके बारे में। ओके, सो मेरे इंटरव्यू में 4 पैनलिस्ट थे। उसके बाद जो चारों पैनलिस्ट ने मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछा था, और उस पे फिर काउंटर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मेरे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी पर्सनल क्वेश्चन या फिर कोई भी एचआर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, प्रॉपर लॉ क्वेश्चंस थे। एंड चारों क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं था। मेजर एरियाज चारों अलग अलग जो भी सब्जेक्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन था, देन आईपीसी, देन सीपीसी एंड देन सीआरपीसी। और क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी लेंदी भी पूछे गए थे, लाइक स्पेसिफिक रिलीफ का जो
क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था, लाइक 1 मिनट तक तो सर जो है, जो पैनलिस्ट थे वो डिक्टेट ही कर रहे थे क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन था। तो यस, और क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल भी थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, लाइक सीपीसी आईपीसी आई फाउंड वेरी इजी, बट स्पेसिफिक रिलीफ फैक्ट एंड सीआरपीसी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बट या आई वुड मैनेज टू जो है आंसर द क्वेश्चन, और इंटरव्यू अच्छा गया था, आई वाज कॉन्फिडेंट कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए थे या किसी क्वेश्चंस में ऐसा लगा था कि नहीं मुझे नहीं आता, सॉरी बोला था? नहीं नहीं, सॉरी मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला था, मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था, बट या काउंटर क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे उस पे, और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ वो शायद सही नहीं है, गलत है। बट मैंने अपना फर्म रखा फाइनल तक, जो भी मेरा आंसर था मैं उसी पे टिकी रही, एंड देन फिर फाइनली आगे बढ़ गए थे, पैनलिस्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए थे। तो जब काउंटर क्वेश्चंस होते हैं तो हम अपना जी काम, मतलब हमें बहुत काम रहना चाहिए ऐसा एडवाइस किया जाता है, जी क्योंकि वो आपका जी, पेशेंस भी चेक कर रहे होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो वो कैसे मेंटेन रखा, अपने आप को कैसे काम रखा इस सिचुएशन में? आई थिंक इंटरव्यू का एक जो सोल पर्पस है भी, जो माना भी जाता है कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसको हम टेस्ट कंसिडर नहीं करते नॉर्मल टेस्ट की तरह। तो कामनेस आपको ऐसे रखनी है, क्योंकि जनरली हम मॉक इंटरव्यूज भी देते हैं, तो हमें ट्रेन किया जाता है इस चीज के लिए कि वो जो थोड़ी सी ग्रिलिंग हमारी होती है कि आपको काम रहे आप उसमें। तो काम आपको इस तरीके से रहना है कि आपको ये सोचना है कि ये हमें इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं और वो हमें होना नहीं। और जो भी आंसर आपने पहले दे दिया है, अगर आपको लगता है, आखिर तक लग रहा है कि यस वही सही है, तो आप अपने आंसर को बिल्कुल भी चेंज ना करें। वो आपको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं बार बार काउंटर क्वेश्चन करके कि मे बी यू आर रॉन्ग, बट आपको फर्म रहना है और बहुत स्माइलिंग फेस के साथ बार बार अपना असर्टिव वे में आंसर देना है कि ओके सर, मे बी दैट द थिंग, बट यस आई थिंक दिस इज द आंसर, इस तरीके से। राइट, तो हमें रूड नहीं होना है उनके सामने, बहुत काम रह नहीं के बिल्कुल भी नहीं। उनकी बात को जी सुनना है, और जो भी आपकी बात है उसे रखनी है। बिल्कुल सही जी। बात। साना, कुछ क्वेश्चंस बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ एक दो? ओके, सो एक क्वेश्चन आईपीसी से मुझसे इंटॉक्सिकेशन के बारे में पूछा गया था कि लाइक अगर एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है और वो दूसरे को हार्म पहुंचा देता है, लाइक मुझे जो सिचुएशन दी गई थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल होली के नेक्स्ट डे एक इंसान इंटॉक्सिकेटेड होके बस पे चढ़ता है, एंड देन वो एक पैसेंजर को धक्का देके नीचे गिरा देता है और उसको फ्रैक्चर हो गया है, तो आप कैसे इसको डिसाइड करेंगी? तो मैंने इसका आंसर लाइक वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन एंड इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन दोनों को मिला के, और दोनों के एस्पेक्ट पे क्या रूलिंग होगी वैसे दिया था। एंड देन एक क्वेश्चन मुझसे सीपीसी से पूछा गया था, वो ये था कि अगर 1 करोड़ का किसी ने लोन लिया हुआ है और जो पार्टी है जिसने लोन लिया है वो इंडिया छोड़ के जाना चाहती है और डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या आप करेंगे? मतलब ऐसे में आप अरेस्ट, वो अरेस्ट, जो पार्टी है जिसने सूट फाइल किया है वो अरेस्ट चाह रही है सामने वाली पार्टी का, तो आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अरेस्ट हो सकता है या नहीं? और अगर जो जिसने लोन लिया है वो ये कहता है कि आई हैव प्रॉपर्टी ऑफ 2 करोड़, आप वो सिक्योरिटी के तौर पे रख लें, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज भी कर सकता है? बेसिकली इट वाज अ क्वेश्चन अराउंड ऑर्डर 38। हम्म। तो ये था। एंड देन सीआरपीसी में जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो एडिशनल एक्यूजेशन का था, 319 सीआरपीसी, जिसमें साथ में एंटी करप्शन एक्ट को भी इंक्लूड किया था, लाइक एंटी करप्शन एक्ट के चार्जेस थे, एंड देन कैसे आप एडिशनल एक्यूजेशन करेंगे अंडर 319 सीआरपीसी। फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें सेल डीड का था, बट पार्टी जब सूट फाइल करती है तो वो असर्ट कर, जो डिफेंडेंट पार्टी है वो ये असर्ट करती है कि दिस वाज नॉट सेल डीड एक्चुअली, ये एक लोन का था, लोन हमने लिया था, ये सेल डीड नहीं थी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने दिया था और वो थोड़ा ट्रिकी भी था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट। तो आपने जी बहुत कामली सारे क्वेश्चंस को हैंडल करा, और जहां तक हो जी पाया आपने आंसर दिए। तो जब आप जी। आंसर देते थे तो क्या जो पैनल में लोग बैठे हुए थे वो सेटिस्फाइड लगते थे आपको कि हाँ आपके आंसर से सेटिस्फाइड हैं? ओके, सो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था सेल, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन था वही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिनट जितना लंबा था, मतलब सर उसको 1 मिनट तक डिक्टेट कर रहे थे। उस क्वेश्चन में मुझे लगा था कि शायद वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उतना कन्विंस्ड नहीं है, और उस पे काउंटर क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा आए थे। तो वहां पे मुझे लगा था कि आई थिंक मे बी मैं नहीं इतनी एबल हूँ कि इनको सेटिस्फाई कर पा रही हूँ रिगार्डिंग माई आंसर, बट काउंटर क्वेश्चंस पे मैं आई वाज अ फर्म, जो भी मैंने आंसर दिया था उस पे मैं एकदम फर्म थी।
तो फिर वो आगे बढ़ गए थे। फिर बाकी क्वेश्चंस में ऐसा मुझे नहीं लगा कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, वो काफी स्माइलिंग फेस था। एंड देन जब मैं इंटरव्यू रूम को एग्जिट भी कर रही थी तो वो काफी एंथुजियास्टिक वे में ऑल द बेस्ट भी कह रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, मे बी अच्छे से हो गया है। हाँ, राइट। बहुत ही बढ़िया। अब जी। रुखसाना, जो आपको जिसने मोटिवेट किया, या फिर आप बोल जी। सकते हैं कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन था आपके लिए, और किसको जी। क्रेडिट, किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी कामयाबी का? मेरी कामयाबी का सबसे पहला श्रेय तो ऑब्वियसली ऑलमाइटी को जाता है, क्योंकि आपकी जो लक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो ऑलमाइटी की तरफ से आता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं यहाँ पे देना चाहूंगी तो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मदर और फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है घर पे। मेरी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था, एंड देन एग्जामिनेशंस के लिए जाना और फाइनेंशियल सपोर्ट और हर तरीके का मेंटल सपोर्ट, और ये सब मेरे पेरेंट्स की तरफ से काफी आया, मेरे फादर की तरफ से काफी आया। बाकी मेरे सिबलिंग्स भी बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे और बहुत कॉन्फिडेंट रिपोज किया है मेरे फ्रेंड्स ने। तो ये सब चीजों से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था और बहुत मोटिवेशन मिलती थी। और यही एक है राज कि मैं इतने टाइम तक आराम से अपने अटेम्प्ट्स में सक्सेस अचीव करती रही। उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा, और आपने उस जी। कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल खरे भी उतरे और एक जी जुडिशियल बिल्कुल। ऑफिसर बन गए। तो जी। रुखसाना, अब लास्ट में आप स्टूडेंट्स को कुछ 3 टिप्स दीजिए, जैसा कि अब नए लॉज आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स ओके। बहुत घबराए हुए हैं कि अब इनको कैसे कवर करें, राइट? तो जी। अगर अभी रुखसाना तैयारी कर रही होती, तो वो कैसे इस सिचुएशन को डील करते? स्टूडेंट्स को इसमें 3 टिप्स के साथ बताइए। ओके, सो मैंने न्यू लॉज को अपने इंटरव्यू के लिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, और मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। मेजरली चेंजेस ये है कि सेक्शंस आपके इधर से उधर हो गए, लाइक उनका जो हम्म। नंबर है वो आगे पीछे हो गया है। तो अगर आप बहुत स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओके कौन से सेक्शंस डिलीट किए गए हैं और कौन से न्यू ऐड किए गए हैं, एंड देन आपको कैसे उन्हें मैनेज करना है। आई थिंक रिपीटेड रीडिंग्स के साथ आप वो जो चेंजेस आए हैं उनको कवर कर सकते हैं। बाकी आप चेंजेस के लिए एक आप डायरी बना सकते हैं जिसमें आप चेंजेस नोट डाउन कर सकते हैं कि ओके दीज आर द चेंजेस जो कि मेजरली सेक्शंस में आए हैं। उससे आप वो चेंजेस कवर कर पाएंगे। रिपीटेड रीडिंग्स कीजिए और थोड़ा स्मार्टली वर्क कीजिए कि कौन से सेक्शंस को डिलीट किया गया है, कितने सेक्शंस ऐड किए गए हैं, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर में सीआरपीसी का जो न्यू आया है बीएनएसएस उसमें देख रही थी कि लाइक 20 सेक्शंस का कुछ गैप आ रहा था कि आपका लाइक पहले 173 में चार्जशीट अगर फाइल होती थी तो अभी वो आई थिंक 193 में हो रही है, कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ था। तो वो मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा था कि ओके आई कैन डू दिस, ऐसे मैं इसके सेक्शंस को भी याद रख पाऊंगी। बाकी वक्त के साथ जितना आप ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको न्यू सेक्शंस भी उतने जल्दी याद हो जाएंगे। बस कॉन्फिडेंस रख के बस लगे रहना है, जी। रुकना नहीं है, जी। डरना नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू रुखसाना। तो आज हमने रुखसाना से सीखा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। जो कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी रुखसाना से इंस्पिरेशन लीजिए और लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। जो आपने अपने लिए मुकाम सोचा हुआ है वो जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रुखसाना once again for motivating all थैंक the यू। students. You are truly an थैंक यू सो मच। inspiration. Welcome. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, वेलकम।